यूक्रेन युद्ध की। रूस यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश है, लेकिन जिस तरीके के हालात अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से तनाव की स्थितियां लगातार पैदा होती जा रही हैं और इसी तनाव को कम करने के लिए लगातार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी कार्यरत है और कोशिश की जा रही है कि कूटनीतिक रूप से ये लड़ाई को, इस जंग को बंद किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का तीसरे दिन भी आज लगातार जारी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सैनिक लगातार बमबारी कर रहे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय संगठन जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया गया है और समर्थन में 11 वोट पड़े, जबकि रूस ने इसे वीटो कर दिया। वहीं भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि रूसी सैनिक यूक्रेन से वापस लौटें। इस बीच नए प्रतिबंधों का सिलसिला जारी है और रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के अगले कदम का सबको इंतजार है। हालांकि सुरक्षा परिषद में शांति प्रस्ताव गिरने के बाद रूस के खिलाफ महासभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। अमेरिकी और सहयोगी देश मिलकर निंदा प्रस्ताव लाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जिस तरीके की तबाही इस वक्त यूक्रेन में चल रही है उससे लोग वहां पर डरे हुए हैं और खास बात यह कि कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। इस वक्त कुल मिलाकर 20,000 ऐसे छात्र और जो लोग वहां पर काम करने गए थे वो भारतीय वहां पर थे, जिनमें से 2,000 को तो रेस्क्यू कर लिया गया और लगातार कोशिश की जा रही है कि वहां से उनको वापस लाया जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और रूस की सेना के चीफ पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब तक रूसी सुरक्षा परिषद के 11 लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। रूस के रवैये से नाराज है अमेरिका और इस वजह से वहां के रक्षा मंत्री, वहां के विदेश मंत्री पर, रूस के सेना प्रमुख पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि अब रूस के सेना प्रमुख और साथ साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री अमेरिका नहीं जा पाएंगे। अमेरिका का दौरा उनका नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूस जिस तरीके का रवैया उसने अपनाया है यूक्रेन को लेकर, उसकी वजह से नाराजगी अमेरिका ने स्पष्ट कर दी है। रूस के विदेश मंत्री पर भी 11 बड़े लोग ऐसे हैं जिन पर बैन लगाया गया है अमेरिका ने। रूस के 11 ये बड़े चेहरे हैं जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री भी शामिल है, क्योंकि रूस ने हमलावर तरीका अपनाया और लगातार उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन पर। जहां पर लोग सहमे और डरे हुए हैं, उनकी रात केवल बमबारियों की आवाज सुनते ही गुजरती है और कोशिश उनकी भी है कि किसी भी तरीके से उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और खुद वहां के राष्ट्रपति ने भी अब ऐलान कर दिया है अपने नागरिकों से भी कि वो भी फ्रंट फुट पर आकर अपनी ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि अगर हमारा साथ कोई नहीं देगा तो यूक्रेन भी अकेला इस जंग में हिस्सा लेगा। लेकिन रूस लगातार कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी कई तरीके की उसने डराने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने अब रूस के 11 बड़े लोगों पर बैन लगा दिया है, जिसमें उसके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ उसके सेना प्रमुख भी शामिल है। अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है। रूस के रक्षा मंत्री पर भी प्रतिबंध लगा है। और लगातार रूस और इस महायुद्ध पर सारी कवरेज हम आपको देते आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एयरपोर्ट से सबीना तामंग जुड़ी हुई है, साथ साथ प्रियंका और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक फ्लाइट आने वाली है जो उन छात्रों को लेकर आएगी जो यूक्रेन में फंसे थे, उनको लेकर वापस लौटेगी। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके का रवैया इस वक्त रूस ने अपनाया हुआ है, जिसकी वजह से नाराजगी साफ देखी जा रही है। कनाडा समेत अमेरिका ने भी अब रूस के कई ऐसे बड़े चेहरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जंग का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी उसी तरीके से हालात बने हुए हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। और सबीना हमारे साथ जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एयरपोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सबीना, क्या इस वक्त आप वहां पर तस्वीरें देख पा रही हैं, क्योंकि विमान आने वाले हैं, कितनी देर है विमानों के आने में छात्रों को लेकर? शिवानी, देखिए इंतजार यहाँ पर जाहिर सी बात है बेसब्री से किया जा रहा है। ये वो छात्र हैं, ये वो भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए थे। भारत सरकार से इनके जरिए, इनके परिजनों के जरिए लगातार ये गुहार लगाई जा रही थी कि जो स्थितियां बनी हुई हैं उससे उन्हें बाहर निकाला जाए और खुशनसीब होंगे आज वो छात्र जो वक्त रहते वापसी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हालात बिगड़ चुके हैं। मेरे पीछे की तस्वीरें पढ़ने यहाँ पर आपको दिखाएंगे। पढ़ने मैं चाहूंगी कि इन तस्वीरों को फिलहाल आप दिखाइए। देखिए बहुत ज्यादा हलचल नहीं, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर हलचल बहुत ज्यादा हो जाएगी। छात्र यहाँ से वापसी कर लेंगे। दिल्ली और मुंबई में जो फ्लाइट
आने वाली है, परिजन उसका इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ में इन डिटेल्स को समझना जरूरी हो जाता है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे भारतीयों को अगले निर्देश तक अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने के लिए कहा गया है। ये सख्त हिदायत दी गई है। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि बिना अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन के बॉर्डर पर नहीं जाने की सलाह है। इस तस्वीर के जरिए आप समझिए इंतजार यहां पर किया जा रहा है। वतन वापसी आज उन भारतीय छात्रों की होने वाली है जो भी वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जब तक यानी कि तमाम जो परिजन है वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि चिंता उनकी भी बढ़ी हुई है और बेसब्री से अपने बच्चों का, जो छात्र वहां पर पढ़ने गए थे यूक्रेन में, उनका बेसब्री से उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो है सैटेलाइट की तस्वीरें सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन से भाग रहे लोग, सैटेलाइट तस्वीरों में लंबी लंबी लाइनें, जो रोमानिया जाना चाहते हैं, यूक्रेन से ये लोग भाग रहे हैं। इनकी सैटेलाइट तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली हैं। और ये जो लोग हैं जिनकी ये कतारें हैं वो रोमानिया जाना चाहते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की भगदड़ और हलचल का माहौल यूक्रेन में इस वक्त मौजूद है और यूक्रेन से लोग अब बाहर भागना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो दूसरे देश जाना चाहते हैं, ताकि युद्ध की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, जो भयानक तस्वीरें ये 3 दिनों से लगातार वो देख रहे हैं, उससे किसी भी तरीके से वो बाहर निकल सके, उस स्थिति से बाहर निकल सके। और ऐसे में ये सैटेलाइट इमेजेस जो आप देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें आपको दिख रही होंगी, दाएं और बाएं दोनों ही ओर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कोशिश उनकी ओर से हो रही है कि रोमानिया किसी भी तरीके से, रोमानिया आपको बता दें कि यूक्रेन के बगल में ही पड़ता है और वो लोग जाना चाहते हैं, बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं, रोमानिया में किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तो सैटेलाइट इमेज है और दूसरी तस्वीर रोमानिया में। देखिए किस तरीके से लोग भागने के माहौल में हैं, डरे सहमे, कुछ भी करके ये बस यहां से निकलना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही हमने कुछ ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान से भी देखने को मिली थी, लेकिन अब ये तस्वीर है यूक्रेन की, जहां पर यूक्रेन से लोग बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर रूस लगातार अपना कब्जा जमाना चाहता है और रूस ने वहां पर कई तरह के हमले किए, मिसाइल्स दागे। और ऐसे में लोग वहां पर अब डरे हुए हैं, उनकी जान का खतरा उनके ऊपर लगातार बना हुआ है। और देवेंद्र इस वक्त स्टूडेंट है, वो यूक्रेन से हमारे साथ लाइव है, उनसे हम स्थितियां जरूर जानना चाहेंगे। देवेंद्र, इस वक्त वहां पर किस तरीके का माहौल है? माहौल तो बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पे पूरी नाइट हो गई हमें जगह जगह। करीबन सेवरल यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं कीव के जस्ट बॉर्डर पे ही, जहाँ पे एंट्री होती है कीव की सिटी की। जी, यानी कि और इस समय ये है कि अभी खाने के जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। हमारे पास जितना भी स्टफ था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुश्किल से आज का और होगा। जी देवेंद्र, यानी कि लगातार धमाकों की आवाज आ रही है और खाने पीने का भी आप किस तरीके से आप स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि खाने पीने की भी धीरे धीरे कमी होने लगी है। स्टोरेज जहां तक हमने किया था वो खत्म हो गया है, क्योंकि मार्केट अब कोई भी लोकल मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं खुली है। सुपर मार्केट जितने भी थे वो बंद हो चुके हैं। यानी सुपरमार्केट्स बंद हो चुकी हैं और बाकी जो दुकानें हैं वहां पर भी अब धीरे धीरे खाने पीने के सामान की आपूर्ति धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं वो सामान। लेकिन अब आपको आगे की राह क्या दिख रही है? किस तरीके से यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है वो आपकी मदद कर रही है? क्या आप वहां से निकल पा रहे हैं? नहीं, अभी एक्चुअली में यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास कोई हेल्प आई नहीं है। और जो भी यहाँ से निकलने के लिए इम्पॉसिबल है हमारे लिए, क्योंकि जो भी बॉर्डर है रोमानिया या पोलैंड का वो यहाँ से 600-700 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि अप्रोक्स 10 से 11 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में। और रशिया जो है बिल्कुल कीव में ही एंटर मूव कर रही है, तो यहाँ से निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है विदाउट सपोर्ट। तुम बिना सपोर्ट के यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। देवेंद्र, फिलहाल आपको क्या कहा गया है यूक्रेन की गवर्नमेंट की ओर से, इंडियन एम्बेसी की ओर से क्या कहा गया है? कोई कुछ भी नहीं कहा है। एक एडवाइजरी कल निकाली थी कि आप अपने तरीके से जैसे भी बॉर्डर पे पहुंच जाओ, तो वहां से हम आपको इंडिया के लिए जो भी है पोलैंड या रोमानिया में फ्लाइट्स आएंगे वहां से एविक्यूएट करा देंगे। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हमें बॉर्डर के लिए कैसे जाना है, वो नहीं जा पा रहे हम यहाँ से। जी, यानी यहाँ से आपको बॉर्डर तक पहुंचना है रोमानिया की, क्योंकि उसी के बाद आप बाहर भी निकल सकते हैं। आपके साथ और कितने बच्चे होंगे देवेंद्र, कितने छात्र और हैं? एक्चुअली में मेरे साथ तो अभी हम यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट हैं, बट मेरे आसपास बिल्कुल, यानी कि नेक्स्ट जो भी स्ट्रीट है उसमें बच्चे हैं 3-4, यानी कि हम टोटल मिला के करीब करीब
40 से 50 स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट तो काफी हैं यूक्रेन में, लेकिन अभी जितना मैं पर्सनली सबको जानता हूँ, मेरी बात हो रही है, वो 40 से 50 स्टूडेंट हैं। जी, यानी 40 से 50 स्टूडेंट्स आप सब फंसे हुए हैं। देवेंद्र, आपकी क्या एम्बेसी में कोई बातचीत अभी तक हुई है? वहां की ओर से आपको कुछ कहा गया हो? विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय से आपका कोई कांटेक्ट? हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। एक में काफी ट्राई भी किया है तो कांटेक्ट हो नहीं पाया है उनसे। और एक मैंने ग्रुप भी बनाया, तो उसमें से कुछ बच्चों ने शायद बात की थी, तो उनका भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यानी अभी किसी भी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पाया। देवेंद्र, कई जगह हम ये भी देख रहे हैं, लोग वहां पर पानी की कमी भी महसूस करने लगे, कटोरों में और बाल्टी में पानी भरकर वो रख रहे हैं। हाँ जी, कल नाइट एक्ट में अभी तो हम टेप वाटर पी रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद है पीने की, तो टेप वाटर पी रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज, कल नाइट में जो भी ब्लास्ट हुआ है, तो वो हमें ऐसा सुनाई में आ रहा है कि वो जो पावर प्लांट के पास हुआ है, तो अगर वो वहां पे कुछ दिक्कत होती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कट जाएगी। जी, यानी बिजली की भी दिक्कत हो रही है और साथ साथ खाने पीने की भी अब सामान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देवेंद्र से हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन स्थितियां लगातार भयानक होती जा रही हैं और यूक्रेन में भारतीय दूतावास की तरफ से भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे भारतीयों को अगले निर्देश तक अपने मौजूदा ठिकाने पर ही रहने का सुझाव दिया गया है। अधिकारियों से बातचीत के बाद ही बॉर्डर पार करने की सलाह दी गई है। ये सलाह दी गई है जहां पर यूक्रेन में लगातार कई सारे भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने की पूरी कोशिश है भारतीय दूतावास की। और भारतीय दूतावास की तरफ से एक नई एडवाइजरी अब जारी कर दी गई है, जहां पर यूक्रेन में भारतीयों के लिए उनको सलाह दी गई है कि जहां पर वो है वहीं पर रहें। बॉर्डर पर नहीं जाने देने की सलाह दी गई है, यानी कि बॉर्डर पर उनको नहीं जाना है। फिलहाल जहां पर वो मौजूद है अपने अपने घरों में ही उनको रहने की हिदायत दी गई है। प्रियंका इस वक्त एयरपोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। प्रियंका, कितनी देर में वहां पर फ्लाइट्स पहुंचेंगी और कितने बच्चे आखिर आएंगे वहां पर? यूक्रेन एम्बेसी के बाहर आप मौजूद हैं प्रियंका, वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, यूक्रेन एम्बेसी के बाहर मैं हूँ। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर माँ बाप जो है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि कहीं और से वेयरअबाउट्स उनको अपने बच्चों के नहीं मिल रहे हैं। यूक्रेन की एम्बेसी उनके लिए क्या कर रही है, उनकी सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछने के लिए तमाम जो माता पिता है यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन 10 बजे के बाद जब ये एम्बेसी खुलती है उसके बाद यहाँ पर तमाम पेरेंट्स आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, यहाँ से अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है। जिस तरीके से देवेंद्र ने अभी बताया कि वहां पर पानी का संकट बना हुआ है, साथ ही बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर नहीं हो पा रही है। सुपरमार्केट्स बंद है, लोकल मार्केट्स बंद है। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है बच्चों के लिए, वो सवाल पूछने के लिए लगातार यहाँ पर माँ बाप पहुंचते जा रहे हैं। प्रियंका, यानी कि लोग वहां पर परिजन इकट्ठा हो रहे हैं बाहर यूक्रेन की एम्बेसी के बाहर, क्योंकि उनके कई ऐसे बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए उनकी कोशिश है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में संघर्ष जारी है। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी बमबारी की भी खबर है और आज रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन है। 3 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है। सोचिए, 2 दिन की तबाही के बाद आज वहां के लोगों ने तीसरा दिन देखा और आज भी लगातार वही मंजर बना हुआ है। तबाही की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और कोशिश कर रहा है रूस की किसी भी तरीके से कीव, जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां तक पहुंच पाए। लेकिन यूक्रेन की जो सेना है उसने कई ऐसे पुल तबाह कर दिए हैं जो कीव को बाकी डिस्ट्रिक्ट से, बाकी राज्यों से, बाकी जगहों से जोड़ते हैं, ताकि किसी भी तरीके से रूस की जो सेना है वो भीतर प्रवेश ना कर पाए और लोग जो कीव में हैं वो सुरक्षित रह पाए। कीव ही वो स्थान है जहां पर कई भारतीय भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने की भी कोशिश है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, आज युद्ध का तीसरा दिन हो चुका है। रूस यूक्रेन की सेना में संघर्ष अभी भी लगातार जारी है। धमाकू, बमबारी की आवाजें लगातार आ रही हैं। जो लोग हैं वो लगातार डरे हुए हैं। और इस बीच आज एक प्लेन लोगों को लेकर, जो छात्र वहां पर फंसे उनको लेकर वापस लौटेगा। और एयरपोर्ट से नीरज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? क्या लोग, जो बच्चे हैं, उनके छात्रों के परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, एक अपडेट दे देता हूं। अभी पहली फ्लाइट जो है वो मुंबई आ सकती है। पहली फ्लाइट रोमानिया से मुंबई आ सकती है, दिल्ली उसके बाद आएगी। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं और कोई मिनिस्टर पीयूष गोयल मुंबई जा सकते हैं उन छात्रों को रिसीव करने जो पहली फ्लाइट से पहले बैच के माध्यम से आएंगे। दूसरी अहम बात बता दें कि रोमानिया को क्यों चुना गया है छात्रों को निकालने के लिए। 3 शहर ऐसे हैं जो कि रोमानिया के बॉर्डर से नजदीक है, वहां भारतीय छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। इवानो फ्रेंकिस की बात करें, टर्नोपिल की बात करें, चर्निविस की बात करें, ये 3 ऐसे शहर हैं जो कि रोमानिया के बॉर्डर से 250 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। एक शहर जो 40 किलोमीटर दूर है, तो वहां के छात्रों यानी कि पहली फ्लाइट जो आएगी वो पहले मुंबई आएगी, उसके बाद दिल्ली
आएगी। ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन आज है। आपको हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, वही तबाही आज भी देखने को मिल रही है। और यूक्रेन की सेना ने एक बड़ा दावा किया है। ये कहा है कि कीव पर हमले को नाकाम करने का रूस ने दावा किया था और कीव पर हमला किया है। गोलियों की आवाज किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं डरे सहमे हुए हैं, और आप भी अगर ये आवाजें सुनिए, इनको महसूस कीजिए कि आखिर वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। लोग किस तरीके से अपनी नींदें, अपनी रातें और दिन गुजार वहां पर रहे होंगे, और इसी वजह से वहां हलचल तेज है। लोग कुछ भी कर बाहर निकलना चाहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से वहां पर तमाम जो लड़ाकू विमान और फाइटर जेट्स, उनकी ये तबाह तस्वीर। कीव की राजधानी में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से रूस की सेना कीव के भीतर प्रवेश करना चाहती है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर है कि यूक्रेन रूस से बिना शर्त बात करने को तैयार है। यूक्रेन शांति चाहता है और वो रूस से बात करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस की तरफ से बयान आया था कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत की शर्तें भी रखी गई थी, जिसमें यह साफ किया गया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है, जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त थी कि सीज फायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई थी कि यूक्रेन को गुट निरपेक्ष देश रहने का दावा करना होगा। मतलब फिर रूस ने यह दोहराया कि यूक्रेन को नेटो से कभी ना जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने ये शर्तें रखी थी। इस जंग में रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है और आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं, और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहे हैं। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यानी कि यूक्रेन ने बिना किसी भी शर्त बातचीत का मसौदा आगे बढ़ाया है रशिया की ओर। और यूक्रेन पर रूस के हमले पर नेटो की बैठक हुई है। बैठक के बाद नेटो ने कहा है कि वो यूक्रेन को समर्थन देना जारी रखेंगे। साथ ही नेटो ने अपने 30 इलाकों में 100 फाइटर जेट समेत सेना तैनात कर दी है, जो किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार है। नेटो की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन से तत्काल वापस बुलाए। नाटो की यह बैठक ऐसे समय में हुई जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ संदेश दिया कि यूक्रेन सरेंडर करे। पुतिन के बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बातचीत का न्योता दिया। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब तक पहुंच चुकी है। Attack on Ukraine is more than an attack on Ukraine. It's a devastating, horrendous attack on innocent people in Ukraine, but it is also an attack on the whole European security order, and that's the reason why we take it so extremely seriously. और यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस हर तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है और विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन, मेक्सिको और अमेरिका ने रूस को फौरन यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा और यूक्रेन पर उसके हमले को गलत करार दिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. तो पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कूटनीतिक रूप से ये पूरी लड़ाई सुलझाई जाए रूस और यूक्रेन की। और साथ साथ देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसे छात्र हैं जो वहां फंसे हुए हैं, कीव में मौजूद हैं इस वक्त। देवेंद्र, लगातार ये कहा जा रहा है कि जो रूस की सेनाएं कीव के भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल वो कितनी दूरी पर है? ज्यादा दूरी तो नहीं है। हम मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल सिटी के बॉर्डर पे ही है, तो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है। क्योंकि जो भी हमें साउंड पूरी नाइट जो सुनाई दिए हैं वो बिल्कुल ही क्लोजली थे और काफी इतने साउंड तेज थे कि हमारी जो फ्लैट की विंडो भी काफी वाइब्रेट कर रही थी जी। यानी कि तो पूरी नाइट हो गई हमें देखते देखते यहाँ पे। मतलब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही रूस की सेना है कीव में। और वहीं महासभा में वीटो लागू नहीं होता, अमेरिकी और सहयोगी देशों का ये बयान सामने आया है, जहां पर यूएन महासभा में निंदा प्रस्ताव
रूस के खिलाफ लाया गया है और लगातार युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर भारी भीड़ नजर आ रही है क्योंकि लोग वहां से निकलना चाहते हैं। लोग यूक्रेन से पोलैंड भाग रहे हैं, किसी भी तरीके से वो यूक्रेन से, कीव से निकलना चाहते हैं क्योंकि कीव पर कब्जा करना चाहता है रूस और इस वजह से उसकी दादागिरी वहां पर साफ देखने को मिल रही है। और आज महायुद्ध का तीसरा दिन भी हो चला है लेकिन मंजर वही है। वहीं दुनिया भर से लग रही पाबंदियों के बीच रूस पर काउंसिल ऑफ यूरोप ने भी कार्रवाई कर दी। काउंसिल ऑफ यूरोप से रूस को बाहर करते हुए उसकी सदस्यता वापस ले ली गई है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने व्लादिमीर पुतिन और रूस के विदेश मंत्री की यूरोप में संपत्ति जब्त करने का फैसला भी लिया था। मतलब एक तरफ जहां रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं उसके खिलाफ पाबंदियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से अपनी ही सरकार का तख्तापलट करने को कहा है। यूक्रेन की जो सेना रूस से लड़ रही है, रूस उस सेना को यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को कह रहा है। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन की सरकार को आतंकवादी और उसके मंत्रियों को नशा करने वालों की टोली तक बता दिया। पुतिन ने यूक्रेन की सरकार की तुलना हिटलर के नाजी जर्मनी से की और रूस की असली दिक्कत यूक्रेन की सरकार से ही है। पिछले महीने यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो मीटिंग हुई थी, वहां भी रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से जोड़ा था और दो टूक कहा था कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में यूक्रेन में पहले जो राष्ट्रपति थे उनके सिर पर रूस का हाथ था, लेकिन फिर वहां पर राष्ट्रवाद की ऐसी बयार चली कि आंदोलन छिड़ गया और रूस के समर्थन वाले राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद कभी कॉमेडियन रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए, तभी से रूस चिढ़ा हुआ है। वो मानता है कि राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन के लोगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। लगातार तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके की भयानक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। घर तबाह हो गए हैं, घरों की छतें उड़ गई हैं और आग के हवाले सभी घर हो गए क्योंकि लगातार रूस की ओर से धमाके किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और यही वजह है कि लोग वहां से भागना चाहते हैं। इससे पहले हमने आपको सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई किस तरीके से लोग कतारों में खड़े हैं। तो आज जंग का तीसरा दिन है और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के अपने अपने दावे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कितना कूटनीति में भारी है। इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं पूरे विश्व में, क्योंकि देखा यह जाता है कि जब भी कोई महायुद्ध होता है तो दो खेमों में दुनिया बढ़ जाती है और आज जंग का तीसरा दिन है। पल पल की अपडेट हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। देखिए, पुतिन पश्चिम देशों को दिखाई ताकत और ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें तो उनका नेटो पर भरोसा भारी पड़ा है। दूसरी तरफ जो बाइडेन की बात करें तो अमेरिका की दुनिया में साख गिरी है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका ने अपनी फौज भेजने से इंकार कर दिया है, यानी कि दूर से ही अमेरिका इस वक्त गेम देख रहा है। तो कूटनीति में कौन किस पर भारी है, देखिए पुतिन तो जिस तरीके से रूस इस वक्त आक्रमण किया है यूक्रेन पर, उसके बाद दुनिया में रूस की हैसियत तो बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, जो कभी कॉमेडियन रहे थे, यूक्रेन को चौतरफा नुकसान पहुंचा है जिस तरीके से यूक्रेन ने हमला कर दिया है। रूस की अगर हम बात करें तो उनकी जो फौज है
है वो दुनिया में सबसे बड़ी फौजों में से है। और कूटनीतिक स्तर में अगर हम देखें तो पुतिन जो है ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ दूर से ही देख रहे हैं। पुतिन की अगर हम बात करें तो आर्थिक पाबंदी से भारी नुकसान पहुंचा है रूस को, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें, यूक्रेन का भविष्य अधर में है क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इसमें यूक्रेन के कई सारे शहरों को। बाइडेन की अगर हम बात करें, अमेरिकी हित पहली प्राथमिकता है और ये बार बार जो बाइडेन कह रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन जो है ज़ेलेंस्की का साथ तो दे रहे हैं देखिए, लेकिन यहाँ पर पुतिन सब पर भारी है। पश्चिमी देश इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक प्रतिबंध है एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध जो रशिया पर लगाए जा रहे हैं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से, वो आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है रूस पर। लेकिन ज़ेलेंस्की जो कि लगातार कह रहे हैं कि वो घुटने नहीं टेकेंगे और वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ऐसे में उनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है।